Good morning to all of you. In the series of the important judgment of Supreme Court 2025, today we will discuss the one of the important case in which Supreme Court pulled up Telangana speaker for sitting on एंटी डिफेक्शन पिटीशन। तो हम ये समझेंगे ये पूरा मामला क्या है और एंटी डिफेक्शन क्या होता है। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस वेयर सुप्रीम कोर्ट सेट द डेडलाइन फॉर द स्पीकर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द 10 BRS MLAs who moved to Congress in 2024। BRS एक पॉलिटिकल पार्टी है, तेलंगाना में मोस्टली ये एक्टिव है। ओके, तो ये इन्हीं के MLAs का मैटर है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो स्पीकर साहब तेलंगाना के डिसीजन नहीं ले रहे थे बहुत समय से, इसीलिए मैटर जो गया था ये सुप्रीम कोर्ट गया था। पहले हम ये समझेंगे कि ये एंटी डिफेक्शन क्या होता है। देखो, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1985 through 52nd Amendment Act 1985 under the 10th Schedule of the Constitution। इसी पर्टिकुलर एक्ट को कहा जाता है एंटी डिफेक्शन एक्ट कहा जाता है। देखो, डिफेक्शन का ये मतलब होता है अगर कोई पॉलिटिकल लीडर अगर इलेक्ट होके हाउस आया है, अब ये चाहे पार्लियामेंट भी हो सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है, तो इसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको ये पूरा करना चाहिए। ओके, क्योंकि पब्लिक ने आप पे भरोसा दिखाया है और आपको हाउस भेजा है, तो इट इज़ योर ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर सपोज करते हैं कोई पॉलिटिकल जो लीडर होता है विलफुल, ठीक है, कॉन्शियस अबेंडोमेंट ऑफ द एलिजियंस और ड्यूटी, यानी विलफुल अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करता है और नहीं मानता है, इसी को कहा जाता है डिफेक्शन कहा जाता है। ओके, तो उसको रोकने के लिए कि ताकि ये जो मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, सेंटर पे एंड स्टेट पे, ओके, it was a goal to prevent the legislature from changing their political affiliations, okay, during their tenure in the office। यानी जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको निभाइए। आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ऐसा मतलब कि जो पब्लिक ने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, आप उसको ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उसको रोकने के लिए यही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ध्यान रखना, इट अप्लाइज फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो मेंबर पार्लियामेंट आते हैं एंड ऑल्सो स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। कोई भी मेंबर अगर जो भी ग्राउंड्स मेंशन हैं अंडर द 10th शेड्यूल, अगर सपोज कोई मेंबर उस ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई होता है तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, इन द केस ऑफ द लोकसभा स्पीकर के सामने कर सकता है और इन द केस ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन के सामने कर सकता है। ओके, और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर साहब के सामने कर सकता है और इन जिन स्टेट्स में काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, तो वहाँ पे चेयरमैन के सामने पिटीशन फाइल करी जा सकती है। तो अथॉरिटी जो है यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ऑफ द हाउस, स्पीकर एंड द चेयरमैन, टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। हालांकि इस बात को ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी टाइमलाइन यहाँ पे नहीं स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है। ओके, तो यही तो मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। ओके, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिकली टाइमलाइन भाई मतलब कि डेडलाइन यहाँ मेंशन नहीं है। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था इनटू क्योटो होलन वर्सेस जैचलू एंड अदर केस 1992 कि जो ये डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब लेंगे डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको भी कोर्ट में फिर से चैलेंज किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो दिस वॉज द पर्टिकुलर बैकग्राउंड रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हम कुछ ग्राउंड्स पढ़ लेते हैं कि ये जो मेंबर्स पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर आते हैं किन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सपोज करते कोई मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आता है, इलेक्ट होके आता है, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टी टिकट्स देती है ड्यूरिंग द इलेक्शन और वो जीतते हैं और हाउस आते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई मेंबर विलफुली रिज़ाइन कर देता है, वॉलंटरी रिज़ाइन कर देता है या अपनी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की छोड़ देता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या पॉलिटिकल पार्टी ने जो भी डायरेक्टिव्स दिए हैं
रिगार्डिंग द वोटिंग और रिगार्डिंग द जो भी प्रोसेस है हाउस में करना, जो पैटर्न है इलेक्शन का कि आपको यस करना है कि नो करना है, अगर वो सपोज नहीं फॉलो करता है और डायरेक्टिव्स को नहीं फॉलो करता है तो जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग विदाउट टेकिंग द प्रायर परमिशन। यानी अगर सपोज मेंबर को अगर सपोज जो भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने डायरेक्शन इशू किया है, जिसको टेक्निकली टर्म्स में विप कहा जाता है, तो अगर सपोज पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि आपको यस करना है और आपको सपोज के अगेंस्ट अगर सपोज वोट करना है, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से 15 डेज के पहले परमिशन लेना होगा। अगर मिल जाता है तो आप कर सकते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपने नहीं लिया है फिर आपने अगेंस्ट कर दिया तो यू विल बी डिस्क्वालीफाई। ओके, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, इट इज़ नॉट अंडर द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ये मतलब कि खुद से इलेक्शन लड़ते हैं विदाउट द एनी अम्ब्रेला और यू कैन से एनी द टिकट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहा जाता है। अगर ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर द इलेक्शन तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो प्रोविज़न है कि इनको 6 मंथ का एक टाइम पीरियड दिया जाता है, यानी 6 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सपोज उसके बाद किया तो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। सपोज करते एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो डिसाइड करते हैं टू मर्ज इनटू द अनदर पार्टी। तो ये जो मेंबर जो ज्वाइन कर रहे हैं और जो मेंबर यानी बाकी जो रह जाते हैं ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तभी आपने देखा होगा जब भी कभी कोई सपोज एमएलएज या एमपीज होते हैं तो वो एक ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ओके, और अगर सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन इलेक्ट होता है चेयरमैन और स्पीकर, वो रिज़ाइन कर देता है फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी और उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेता है, तो इसको भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। ओके, क्योंकि ये माना जाता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होते हैं उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, इसीलिए ये प्रोविज़न रखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि केस क्या था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेलंगाना के असेंबली के स्पीकर साहब के पास एक पिटीशन फाइल करी गई थी रिगार्डिंग दैट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलएज, लेकिन ये बहुत डिले कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसे भाई स्पीकर साहब जो है डिले नहीं कर सकते, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेंच बैठी थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब भी थे, तो इन्होंने ये कहा था कि 3 मंथ्स के अंदर जो है यहाँ पे डिसीजन लेना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो अगर इस तरीके से डिसीजन नहीं लिया जाएगा ओके विद इन द स्पेसिफिक की टाइम पीरियड, तो ये जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है अंडर द 10th शेड्यूल, फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, इट इज़ अ डाई ऑफ द नेचुरल दैट ड्यू टू द इंटेंशनल डिले बाय द स्पीकर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द 10th शेड्यूल। तो फिर इसका फिर मतलब क्या रह जाएगा? ओके, ये तो एक मजाक बन के रह जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 10th शेड्यूल इसीलिए ही ऐड किया गया था कि जो लेजिस्लेचर्स हैं, ये जो मेंबर्स हैं, वो मतलब कि जो उनकी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको फॉलो करें, उसको इग्नोर ना करें। पब्लिक ने उस पर ट्रस्ट दिखाया है, उसको भाई उनको बरकरार रखना है। तो अगर इस तरीके से अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब डिले करते रहेंगे, ओके, डिसीजन नहीं लेंगे, तो ये तो फिर एक मजाक बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि तेलंगाना के स्पीकर साहब को जो है मतलब कि अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। इसीलिए इट क्रिटिसाइज द तेलंगाना स्पीकर फॉर इशूइंग द नोटिस ओनली आफ्टर द मैटर वॉज बॉट टू द सुप्रीम कोर्ट इन द जनवरी 2025 डिस्पाइट अ 7 मंथ डिले। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट मतलब कि डिसीजन लिया और एक टाइम पीरियड के अंदर कहा कि तेलंगाना के स्पीकर साहब आपको भाई डिसीजन लेना ही होगा। ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इम्फेसाइज किया डैट कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्रोटेक्ट द स्पीकर फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू व्हेन एक्टिंग अंडर द 10th शेड्यूल। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पीकर जब मन चाहे
डिसीजन ले, जब मन चाहे ना ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहीं भी यहाँ पे 10 शेड्यूल के अंदर इनको जुडिशियल रिव्यू का प्रोटेक्शन नहीं है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो होप आपको ये पूरा केस समझ में आ गया होगा और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।